सूत्र है, शायद नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिएगा। पीएच का क्या सूत्र होता है? तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। एक कोष्टक बताता है सांद्रता कौन से आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की, और माइनस लॉग, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है लॉग 1 बटा हाइड्रोजन आयन। तो दोनों किसके फॉर्मूला है? पीएच के। तो दोनों सूत्र लिख लीजिएगा पीएच के। नहीं लिख रहा है? लिखा हुआ है? हाँ, बहुत दोनों लिखे हुए, क्या बात है। एक मिट्टी की बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं ईसी। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पहला जो लेटर है वो उठा लिया इन्होंने, इलेक्ट्रिकल का ई और कंडक्टिविटी का सी, तो क्या बन गया? ईसी। अब ये मिट्टी में क्या बताती है आपको पता है? अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा घर में कहीं करंट आता है, आप लकड़ी की सहायता से उसको स्विच को बंद करें तो करंट फैलता नहीं है, लेकिन लोहे की रोड से यदि आप स्विच ऑन करेंगे तो फैलेगा। तो इससे क्या समझ पाता है कि लकड़ी की रोड के अंदर, लकड़ी के कुछ डंडे के अंदर करंट का प्रवाह नहीं होता, विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन लोहे के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। तो कुछ पदार्थ तो विद्युत के प्रवाह वाले होते हैं, विद्युत चालक है, और कुछ पदार्थों में विद्युत चालकता नहीं होती। अब मिट्टी में विद्युत चालकता होगी या नहीं होगी, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक जल की मात्रा और दूसरा नमक की मात्रा। किसकी मात्रा? जल की और नमक। नमक को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? तो लवण की मात्रा यदि किसी मिट्टी में ज्यादा होगी तो उसकी विद्युत चालकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। शुद्ध पानी में विद्युत चालन नहीं करता, लेकिन पानी में नमक मिलाएंगे, लवण मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? विद्युत का चालन होगा। तो याद रखना, लवण की मात्रा बढ़ने पर मृदा में, किसकी मात्रा बढ़ने पर? लवण की मात्रा बढ़ने पर विद्युत चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। तो अब आपसे पूछते जाए कि मिट्टी में लवणों की मात्रा ज्ञात करनी हो, हम सीधे क्या ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत चालकता। क्योंकि जिस मिट्टी की विद्युत चालकता ज्यादा होगी उसके लवण की मात्रा भी, और जिसमें विद्युत चालकता कम होगी उसमें लवणों की मात्रा भी कम होगी। तो याद रखना, विद्युत चालकता की सहायता से लवणों की मात्रा का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? लवणों की मात्रा का। तो लवणों की मात्रा का किससे पता लगाया जाता है? किससे? विद्युत चालकता से, ईसी से। किसी मिट्टी की ईसी ज्यादा होगी तो उसकी लवणों की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा। तो ईसी समानुपाती होती है किसके? लवणों की मात्रा के। ईसी कम होगी तो लवणों की मात्रा भी क्या होगी? कम। किसी मिट्टी में लवणों की मात्रा ज्यादा है तो उस मिट्टी को हम क्या बोल देंगे? लवणीय मृदा। तो किसी मिट्टी को लवणीय है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए क्या ज्ञात करना जरूरी है? ईसी। और इसी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है मात्रक। क्या इंपॉर्टेंट होता है? मात्रक। क्या होता है इसी का मात्रक? मिली महोज पर सेंटीमीटर या डेसी साइमन पर मीटर। इसको तो बोलते हैं, देखो, मिली महोज। क्या बोलते हैं? मिली महोज प्रति सेंटीमीटर। और इसको बोलते हैं डेसी साइमन प्रति मीटर। तो क्या है? मिली महोज पर सेंटीमीटर या डेसी साइमन पर मीटर। ये किसके मात्रक है? इसी के। लिखे हुए हैं? नहीं लिखे तो लिख लेना, लिखे हुए। अब एक बात और याद रखना, किसी भी मिट्टी की ईसी 2 डेसी साइमन पर मीटर से कम है तो मृदा क्या है? अलवणीय मृदा है। वो लेने जाए, बाहर होंगे खिड़की पे। और यदि 2 डेसी साइमन पर मीटर से अधिक है तो मृदा क्या होगी? लवणीय कैटेगरी में चली जाएगी। वैसे तो याद रखना 2 की जगह आपको याद रखना है 4। क्या याद रखना है? 4 डिस्टेंस। लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए दोनों। CEC यही है। और दूसरे वाले भैया कहाँ है? क्यों? अच्छा, एक ही सेकंड। वो अच्छा बंदा नहीं है, मैं अच्छा हूँ, मैं जीत गया। आ रहा है, कोई नहीं। वो रो तो नहीं रहा, नाराज तो नहीं हुआ? वो मना लेंगे, आने दो। आजा रे आजा। ओके, चलो। CEC क्या होता है? इसको बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। क्या बोलते हैं? सॉरी, बंद कर दो। धनायन विनिमय क्षमता। जीवन के भी यही सच्चाई है। 2 लोग यदि समान रूप से मेहनत करते हैं ना तो हमेशा एक जैसा फल नहीं मिलता। ये मान लेना है। बहुत बार हम हताश हो जाते हैं, यार मैंने भी इतना ही पढ़ाई की लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, और सामने वाला पढ़ाई नहीं कर रहा था, कम कर रहा था, मेरे जितनी कर रहा था फिर भी लग गई। तो हर इंसान को हर चीज हर उसी समय पे नहीं मिलती जिस समय पे किसी और को मिल रही होती है, लेकिन ये मान के चलिए कि एक ना एक दिन वो चीज आपको मिल जाएगी जिसको आपने शिद्दत से चाहा है। कल इनको नोट्स मिल जाएंगे, हो सकता है अभी घंटे बाद मिल जाए। इन्होंने नोट्स चाहा था, दोनों साथ में गए, उठ के दोनों को साथ में भेजा, उनको मिल गए, इनको नहीं मिले। तो जरूर नहीं कि आपको सफलता पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि हर एक के सक्सेस के ऊपर उसका नाम लिखा होता है। वहां है ना, वहां यहाँ क्या होता है, बहुत बार चीजें जो है ना, मान लीजिए बैग खरीदने गए, आपको पहले गए, पहले पसंद आ गया, पहले ले आए। वहां ऐसा नहीं है। वहां मतलब जो डेस्टिनी है, जो आपका किस्मत लिखी गई है, वहां पे सबके ऊपर, सभी के बैग के ऊपर, सभी के पैकेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है। वो पैकेट किसी और को मिल ही नहीं सकता। ठीक है? इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप एक साथ सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब है कि रियल में आपको जो बनना है ना, उसके लिए अलग भगवान प्लानिंग कर रहा है, और आपकी प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग है उसके पास। आप जितना सोच पा रहे हैं ना, उससे अधिक सोच रहा है वो। क्योंकि यदि सचिन तेंदुलकर इस बात से जज कर लेता खुद को कि 10वीं में फेल हो गया, मतलब जिंदगी में फेल हो गया, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान नहीं कहते। समझ रहे हैं? तो अपने आप को किसी एक सफलता या आपको एक विफलता से जज नहीं करना होता है।
आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ और चीजें भी बनी हुई है। आप सचिन तेंदुलकर हैं अपने फील्ड के, समझ रहे हैं आप भी, नो टेंशन, अगली बार बनेंगे नोट्स, ये नोट्स मिलेंगे हैं ये तो और करेंगे मस्त। और आरएस तो होता है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पता है आप लोगों को, मस्त पढ़ाई कीजिए। धनायन विनिमय क्षमता क्या होता है? अच्छा विनिमय शब्द आपने पहले कभी सुना है क्या? क्या मतलब होता है इसका? हाँ आदान प्रदान, इसका मतलब होता है आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? धनायनों का। किसी मिट्टी में धनायनों के आदान प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। क्या होता है? मिट्टी के कण होते हैं, इन कणों की सतह पे कोई ना कोई धनायन बैठा होता है। क्या बैठा होता है? धनायन बैठा होता है। ये धनायन आसपास के विलयन में बैठे हुए धनायनों के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान होते हैं। ये धनायन यहाँ आ जाएगा, ये धनायन मिट्टी में चला जाएगा, ये धनायन यहाँ आ जाएगा, ये वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इनका जो एक्सचेंज हो रहा है इनको बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। ये मिट्टी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जो मिट्टी की उर्वरता बताती है। किसका क्या बताती है? मृदा उर्वरता बताती है, सोइल की फर्टिलिटी बताती है। याद रखना मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में कोई बताया था, वो बताने वाला साइंटिस्ट था थॉमस वे। कौन था? जिसको मृदा रसायन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, मृदा रसायन का जनक। लिख लीजिए, कैटायन एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? थॉमस वे ने। और थॉमस वे को क्या बोलते हैं? मृदा रसायन का जनक। और थॉमस ग्राम को कॉलोइडल रसायन का जनक। लिख लीजिए। होते हैं इसके कितने मात्रक होते हैं? दो। एक होता है सेंटीमोल, मैंने कहा था ना एक ही चाहिए सर, एक ले जाइए वापस। एक इनको मिल गया पहले ही, थैंक यू सर। क्या बोला था मैंने? सबको मिलेगा, समय ज्यादा लग सकता है, मिल गई ना सफलता। तो इसीलिए यदि आपका पिछली बार नहीं हुआ सुपरवाइजर में कटास में, तो ये इस बार होगा। और इस बार नहीं हुआ तो क्या पता आप आरएस के लिए बने हैं, आप आईएएस के लिए बने हैं, आप किसी और एग्जाम के लिए बने, हो सकता है। अब मस्त तैयारी जो मिले आपको उसकी तैयारी बढ़िया कीजिए। इसका मतलब होता है सेंटीमोल पर किलोग्राम, यह होता है मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। अच्छा कैसे लिखते हैं इसको, यह भी याद रखिएगा, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, या इसको लिखते हैं मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम। किसका मात्रक है ये? सीईसी का मात्रक है। अलग अलग मिट्टी में पाए जाने वाले कॉलोइड की सीईसी अलग अलग होती है। मिट्टी के अलग अलग कणों की जो सीईसी है ना वो अलग अलग होती है। मिट्टी के कण कौन कौन से हैं देखिए, लिख लीजिए। अरे लिखे हुए हैं, हाँ ये ले लीजिए। खनिज होता है जिसका नाम है केओलिनाइट। क्या नाम है? बोलिए केओलिनाइट। दूसरे नंबर बोलिए इलाइट। क्या बोलेंगे? तीसरे नंबर बोलिए क्लोराइट। क्या बोलेंगे? क्लोराइट। 4 नंबर पर बोलिए मॉन्ट मोरिलोनाइट। क्या बोलिए? मॉन्ट मोरिलोनाइट। 5 नंबर पे बोलिए वर्मिकोलाइट। 6 नंबर पे बोलिए ह्यूमस। और कुछ है क्या? नहीं। अरे अभी बताते हैं क्यों दे रखा है। समझिए, इसकी सीईसी होती है 3 से लगाकर 15 सेंटीमोल पर किलोग्राम। इसकी सीईसी होती है 20 से लगाकर 40, और इसकी भी होती है 20 से लगाकर 40। इसलिए भैया ने साथ में लिख दिया, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्लोराइड अलग होता है इलाइट, लेकिन दोनों की सीईसी क्या होती है? बराबर होती है। मॉन्टोनाइट की होती है 80 से लगाकर 100 तक, वर्मिकुलाइट की 120 से 150, इसकी 150 से 300। अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी होती है? ह्यूमस की। लेकिन ह्यूमस होता है कार्बनिक, कैसा होता है? और ऊपर वाले सब कैसे हैं? अकार्बनिक। अब मैं पूछ रहा हूं अकार्बनिक में सबसे ज्यादा किसकी है? वर्मिकुलाइट की। तो दोनों बातें याद रखना, लिख लीजिए। जैविक गुणधर्म में सबसे पहले क्या है? मृदा सूक्ष्म जीव। अच्छा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं पता है आपको? जो दिखाई नहीं देते। तो फिर कैसे होंगे वो? तो जो दिखाई नहीं देता वो भगवान होता है। हाँ, जो नग्न आंखों से दिखाई उनके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ती है। जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई दे रहा वो भगवान है, समझ रहे? उनके लिए सूक्ष्मदर्शी नहीं, उसकी तीसरी आंख चाहिए होती, थर्ड आई है, जो संजय के पास थी, भगवान कृष्ण ने दी थी, समझ? बाकी जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीव जो सामान्य आंखों से दिखाई लेकिन आगे माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो दिखाई दे देंगे, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब आकार में बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा आकार बड़ा है, मेरा आकार ये छोटा है, सूक्ष्म जीव है। ये तो वृद्ध जीव है, लेकिन जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीव। मिट्टी में मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें है जीवाणु, कवक, इसके अलावा है आपका शैवाल, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीटीज और विषाणु वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट है जीवाणु। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैसे मैं नंबर की बात करूं कि भाई टोटल काउंट करें एक एक को, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? जीवाणु। लेकिन बाहर के आधार पर सबसे ज्यादा है कवक, क्योंकि जीवाणु संख्या में बहुत ज्यादा लेकिन बाहर में कम होते हैं। कवक बाहर में बहुत ज्यादा लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। अब मैं बोलूं कि मेरे भैया का, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों का बाहर जोड़े ना तो तुम 500 के बराबर हो, समझ रहे? तो बाहर में कवक लोग ज्यादा है, संख्या में तुम लोग ज्यादा हो। तो संख्या में तो जीवाणु और बाहर में
कवक। तो ये समझना आपको कि वो मोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज्यादा नहीं है, लेकिन जीवाणु संख्या में ज्यादा है लेकिन ज्यादा मोटे नहीं होते। आई बात समझ में? अच्छा, अम्लीय मृदाओं में याद रखना कवक ज्यादा होते हैं। कवक क्या होते हैं? तो यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए अम्लीय मृदाओं में कौन ज्यादा है, अच्छा उदासीन मृदाओं में जीवाणु, क्षारीय मृदाओं में एक्टिनोमाइसीटीज, और जलमग्न मृदाओं में शैवाल ज्यादा होते हैं, एल्गी जिसको बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं जिसको, है ग्रीन हरित ब्लू ग्रीन नील हरित शैवाल। तो जो नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इसकी किसमें ज्यादा होते हैं? हाँ जलमग्न, जैसे धान के खेत में। किसी खेत में? धान के खेत में। एक आपको याद रखना है मृदा में कार्बनिक पदार्थ, कौन से पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ। एक तो था कार्बनिक पदार्थ, आपको एक बात मैं बताऊं, नाम क्या है कार्बनिक पदार्थ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा आप सभी को पता है नाम कार्बनिक पदार्थ है तो इसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होगा? कार्बन होगा। तो एक बंदा आया था वॉन बेमलेन, क्या नाम था? वॉन बेमलेन। इसने कहा कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर 58% कार्बन होता है। कितना परसेंट? 58%। वॉन बेमलेन ने बताया कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर 58% सिर्फ क्या होता है? कार्बन। मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक मैटर है, वो कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सल्फर के, सबके बने हुए। तो इसमें से कार्बन तो कितना है? 58, और 42 जो रिमेनिंग है वो सब है 42%। तो 58% कार्बन होता है। अब 100 में जब 58 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1.724। इसको कहा जाता है बेमलेन कारक। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा बेमलेन कारक का मान कितना होता है? कितना होता है? 1 पॉइंट लिखा हुआ है क्या? पहले लिखा हुआ है, वहां जाइए, वहां जाइए, पहले पढ़ा दिया था क्या मैंने? पढ़ा दिया था ना, बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए, मत जाइए। हाँ तो ये बेमलेन कारक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1.724 क्या होता है? बेमलेन कारक होता है। आगे कौन सा गुण है भैया? अच्छा, इन जीवाणुओं को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। कुछ जीवाणु होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी माने स्व मतलब खुद, पोषी मतलब पोषण करने वाले, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? अच्छा आप बताओ, आप स्वपोषी हो विषमपोषी हो? क्यों? खाना टिफिन आता है क्या आपका? तो खाना खुद कौन बनाता है? आप खुद। आप कैसे स्वपोषी हो विषमपोषी हो? जो खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी। और जो खाना किसी और के ऊपर निर्भर है वो कैसे होते हैं? तो ये कौन से हुए? नहीं, खाना मतलब खाना पकाना नहीं, खाना मतलब फूड मटेरियल। गेहूं इनका खुद का थोड़ी है, किसके ऊपर डिपेंड है? पौधे के ऊपर। ये तो दुकान वाले के ऊपर है, पैसे देंगे दुकान वाला, लेकिन दुकान वाला कहां से ला रहा है गेहूं? पौधे से ला रहा है ना। तो हम अपना भोजन खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते भाई, हम किसी और पे डिपेंड है। पौधा बोले नहीं मैं गेहूं नहीं पैदा करूंगा, तो हमारी मजाल के कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम किसी और पे निर्भर है। हम सब कैसे हैं? विषम। खाना पकाने से स्वपोषी नहीं होता, हम सब कैसे हैं? विषम। पौधा कैसा है? तो सूक्ष्म जीव भी कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी। शैवाल स्वपोषी होता है, लेकिन कवक और जीवाणु लिख लीजिए, जो खाना स्वयं बनाता है उसमें लिखिए शैवाल। स्वपोषी लिखा हुआ है ना, उसमें लिखिए शैवाल लिखा हुआ है। और जीवाणु और कवक क्या है? परपोषी, जिसको विषमपोषी या परपोषी बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब कुछ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते, कुछ जीव श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, उनको वायवीय कहते हैं। कैसे कहते हैं? और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनको अवायवीय कहते हैं। कुछ जो कम टेंपरेचर पे जीते हैं उनको साइक्लोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मध्यम टेंपरेचर पे जीते हैं, मध्यम तापमान पे, उनको मीजोफिल्स कहते हैं। और जो उच्च तापमान पे जीते हैं उनको थर्मोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? सीएन अनुपात। लिखिए क्या होता है सीएन अनुपात? कोई बता सकता है सीएन अनुपात क्या होता है? क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात? क्या पता चलता है इससे? हाँ बहुत बढ़िया, बोलिए। किसी भी पदार्थ में कार्बन के अनुपात में नाइट्रोजन कितना है, एक अनुपात अपन अभी रूम पे निकालते हैं। टीचर अनुपात स्टूडेंट अनुपात, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, तो अपने क्या अनुपात रहेगा? हाँ टोटल कितने आप? 7 नहीं 6, तो 1:6। तो इस क्लास का टीचर और स्टूडेंट अनुपात कितना है? 1 या 6 स्टूडेंट और 1 टीचर, या 1 टीचर 6 स्टूडेंट। अब यदि क्लास की बात करें, अब मैं बोलूं क्लास में लाइट अनुपात पंखे कितने हैं? तो आप देखेंगे 4 और 1 5 पंखा है, और लाइट बहुत सारी, आप गिन नहीं पाएंगे। मैं बोलूं इस क्लास में एसी अनुपात पंखा कितना है? तो 1 एसी और 5 पंखे, तो 1:5 है। तो ऐसे ही कार्बनिक पदार्थों में कार्बन कितना है और नाइट्रोजन कितना है। मान लीजिए 1 कार्बन है तो उसके बदले में कितने नाइट्रोजन है, और मान लीजिए 1 नाइट्रोजन है तो उसके बदले में कितने कार्बन है। इसको बोलते हैं सीएन अनुपात। सीएन अनुपात कंपोस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। कोई चीजें सड़ती है ना, तो सड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सीएन अनुपात, क्योंकि कंपोस्टिंग से जो वाइड सीएन होता है, बहुत बड़ा सीएन है, 100:1 है। तो कंपोस्टिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? 20:1। कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हो जाता है। किसकी मात्रा बढ़ी और किसकी कम हुई? अरे भैया देखो, यहां 100 कार्बन पर 1 नाइट्रोजन था, 200 कार्बन पे कितने नाइट्रोजन थे? 2 नाइट्रोजन। यहां 20 कार्बन पे कितना नाइट्रोजन है? 40 कार्बन पे, 60 कार्बन पे, 80 कार्बन पे, और 100 कार्बन पे, और यहां 100 कार्बन पे कितना है? कार्बन कहां ज्यादा है? ऊपर वाले में। नाइट्रोजन कहां ज्यादा है? जितना कार्बन के ऊपर 1 नाइट्रोजन हुआ करता था पहले, उतने ही कार्बन पे कितने हो गए? तो कितने गुना बढ़ गया नाइट्रोजन? 5। तो सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। लिख लीजिए, सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। कर लेते हैं। अब देखो, सामान्य मृदा का सीएन अनुपात होता है 10:1। भारतीय मृदाओं का होता है 8 से 12:1। भारतीय मृदाओं का कितना होता है?
8 से लगाकर 12:1। ह्यूमस का भी होता है 10:1। कितना होता है? 10:1। खाद होती है ना, खाद, उसका होता है 30 से 40:1। लिखा हुआ शायद तुम्हारे, कितना लिखा हुआ है? हाँ गलत है वो, 30 से 40:1। ऐसे लिखना, देखो 30 से 40:1 गलत लिखा हुआ उस बच्चे ने। खाद होती है ना, खाद, हरी खाद। अच्छा, हरी खाद कैसे कम होता है? कितना होता है? 20 से 30:1 हरी खाद का। ये तो खाद का, FIN का 30 से 40। अच्छा, गोबर का कितना होता है? गाय के गोबर का 100:1। आप क्वेश्चन आता कभी बात, बिना सड़ी खाद का। बिना सड़ी खाद क्या होता है? और गोबर का कितना होता है? 100। भूसे का कितना होता है? भूसा यदि गेहूं का है तो 80:1 और चावल का है तो 100:1 है। अच्छा, लकड़ी के बुरा देगा 400:1। सबसे ज्यादा CN रेशियो कितना होता है? लकड़ी। अच्छा, CN अनुपात बढ़ने पर चीजें सड़ती, जिसका कम होगा वो ज्यादा सड़ेगी और जिसका ज्यादा होगा वो कम सड़ेगी। जैसे 20:1 से कम है तो अपघटन बहुत आसानी से होगा। अपघटन क्या होगा? और 30:1 से ज्यादा है तो अपघटन क्या होगा? मुश्किल होगा। ये लिखा हुआ होगा, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, या फिर आपका लिखा होगा मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। अरे भैया, शुरुआत में लिखा है CN अनुपात, शुरू में। CN अनुपात कहां शुरू हो रहा है? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? चलो मुझे आने दो मेरे दोस्त के पास। ये देखो, कार्बन पदार्थ का CN 20:1 से तो मर्दा में नाइट्रोजन बढ़ेगा, 20 से 30 से नाइट्रोजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, और 30:1 से ज्यादा नाइट्रोजन की कमी स्थिरीकरण हो जाएगा। ये परफेक्ट याद करके आना। 20 से ज्यादा है तो 20 से कम है तो मिट्टी में यदि वो कार्बन पदार्थ डालेंगे तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, और 30 से ज्यादा है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मृदा निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा निर्माण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन। कोई बताएगा क्या होता है? देखो, यहां इसके अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया हैं। कितने प्रकार की प्रक्रिया है? पहला है चट्टानों का टूटना, दूसरा है उस टूटे हुए पदार्थ से मिट्टी का बनना। मृदा निर्माण कितनी प्रक्रिया होती है? पहले चट्टानें टूटती है, फिर टूटी हुई चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखो, ये है चट्टान, ये चट्टान टूटेगी तो पैतृक पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे? इनको बोलते हैं रिगोलिथ। क्या बोलते हैं? और ये रिगोलिथ आगे जाके क्या बनाएगा? मृदा बनाएगा। इस प्रक्रिया को कौन बताएगा क्या कहते हैं? हाँ सही बोले हो, अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय, अपक्षय बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा निर्माण कहते हैं। तो याद रखना कि चट्टानों का टूट के पैतृक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, और पैतृक पदार्थ का मिट्टी में बदलना मृदा निर्माण। इसको बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? कौन सा रिंग? वेदरिंग। और इसको क्या बोलते हैं? सोइल फॉर्मेशन या पेडोजेनेसिस। ये जो वेदरिंग होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? भौतिक, रासायनिक, जैविक। सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक। कौन सी इंपॉर्टेंट है? और रासायनिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट है जल अपघटन। स्टार पॉइंट कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपघटन कौन सा है? जल अपघटन। सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक जो आपका अपक्षय है वो कौन सा है? जल अपघटन है। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? लिखवा लेते हैं, लिखा हुआ है। फिर है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण में आपको 2 बातें याद रखनी है। मृदा निर्माण कितनी बातें याद रखनी है? 2। मृदा निर्माण के कुछ तो होते हैं कारक और कुछ होती है प्रक्रियाएं। अच्छा, मृदा निर्माण वैसा ही है जैसे आपका सब्जी का निर्माण, जैसे आपके रोटी का निर्माण। मुझे बताओ, आपको सब्जी बनानी है, खाना बना, चाय तो बनानी आती है सबको, मैगी। आपने मैगी बनाई बेटा कभी? अच्छा, मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नहीं, सबसे पहले वही बताइए, खड़े होकर बताएंगे भैया। कहाँ से हो आप? दोसा। और क्या नाम है? अंकित जी मीणा। और अंकित जी आप दोसा से हैं, तो आप पहली बार आए क्लास में? मेरी क्लास छोड़ लिया आपने पहले? अब उदास नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। मैं उदास हूँ कि मेरा सर दर्द हो रहा है, समझ रहे? लेकिन आपको उदास नहीं, आपको हो रहा है सर दर्द? नहीं, स्वस्थ है एकदम। मैं तो आपकी क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, अजीब सा लग रहा है, लग रहा है बुखार आ जाएगा, शरीर दर्द हो रहा है। क्योंकि ज्यादा पैसे आते हैं ना आदमी का तो रोग भी आ जाते हैं, पैसे बहुत कुलदीप। ओके, तो अंकित जी आपको ये बताना है कि मैगी बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। मैगी का पैकेट सबसे पहले कहलाती है, और बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? बनाने का तरीका क्या कहलाता है? तो पहले क्या पढ़े बोलो? सामग्री पढ़ लेते, ये तो बात की बात है, पहले कारक पढ़ लेते। तो मृदा निर्माण कारक, मृदा निर्माण कारक। सबसे पहले मृदा निर्माण कारक 2 कुछ होने दिए। कितने दिए? 2 कुछ। 2 कुछ को जानते हैं ना? कितने कारक दिए? 3 कारक। कितने कारक दिए? कौन कौन से? तो उन्होंने कहा क्लाइमेट, जलवायु। सेकंड उन्होंने कहा जीव, और तीसरा उन्होंने कहा पैतृक पदार्थ। कितने कारक बताए उन्होंने? 3। तो सबसे पहले कारक किसने बताए? कितने बताए? पहला कौन सा, दूसरा और तीसरा। उसके बाद में आया जैनी। कौन आया? कौन से साल आया? 1941। और इसने कितने कारक बताए? 5। आज तक कितने कारक है? 5। इन्होंने एक समीकरण दिया, एक फॉर्मूला दिया, इक्वेशन दी। क्या दी? S = FCl-BrPt। कुछ डॉट्स थे और बंद कर। अब ये तो आपको दिख रहा है ना 5 Cl-BrPt कितने हैं टोटल? ये 5 ही मिट्टी निर्माण के कारक है। तो मिट्टी निर्माण के अभी कितने कारक है टोटल? पहला नंबर पे क्या है? Cl फॉर क्लाइमेट। क्लाइमेट इसको बोलते हैं जलवायु को। B बायोस्फीयर, जैवमंडल। R रिलीफ या टोपोग्राफी, स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या बोलते हैं? P पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ। T टाइम, समय। तो टोटल वापस बताओ, वापस कौन कौन से? पहले नंबर पे जलवायु, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्लाइमेट। सेकंड जैवमंडल, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? बायोस्फीयर। थर्ड नंबर पे स्थलाकृति, क्या बोलते हैं? R। फिर पैतृक पदार्थ, क्या बोलते हैं?
पी पेरेंट मटेरियल, और फिर समय टाइम टी। ये 5 कारक किसने बताए? जेनी। लेकिन जेनी ने कहा कि ये 5 कारक है, जलवायु है, वापस बोलो आंख बंद करके, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर, 5 नंबर समय। सीएल बोलो, सीएल बी आर पी टी बोलो, सीएल बी आर पी टी। हेलो लो लो लो, एक कुलदीप बोल, सीएल बी आर पी टी। अब जोर से बोलो, सीएल बी आर पी टी, 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 सीएल बी आर पी टी। आगे बात समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया। सीएल फॉर क्लाइमेट, जलवायु, बी फॉर बायोस्फीयर, जैवमंडल, आर फॉर रिलीफ टोपोग्राफी स्थलाकृति, पी फॉर पेरेंट मटेरियल, टी फॉर टाइम। फिर एक आया साइंटिस्ट नाम था जॉफिन। क्या नाम था? जॉफिन ने कहा शुरू के 2 जो है ना, ये तो सक्रिय कारक है। कैसे कारक है? कब आया जॉफिन? 1949 में। और बाकी के 3 है, ये कैसे कारक है? निष्क्रिय। आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिट्टी निर्माण के कारकों को सक्रिय और निष्क्रिय में किसने बांटा? सक्रिय और निष्क्रिय में किसने बांटा? जॉफिन। मिट्टी निर्माण के कारकों को 2 भागों में किसने बांटा? जॉफिन ने। मिट्टी निर्माण के कारक 5 किसने बताए? पहले 3 कारक किसने बताए थे? 2 कुछ से। क्वेश्चन आएगा, आएगा तो कर लेना वापस। क्वेश्चन क्या आएगा देखो, मिट्टी निर्माण के टोटल कितने कारक है, किसने बताए? जेनी। कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? सक्रिय कितने, निष्क्रिय कितने, किसने बांटा? जॉफिन। मेरा सर हो रहा है, कल क्लास लेंगे मैं, और तुम शांति से बैठे रहना जब तक नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी। कैसे बने, तरीका क्या है बनने का? तो पढ़ते हैं तो प्रक्रिया बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन अपन वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। वेरी गुड। किसका निर्माण होगा? ह्यूमस का निर्माण होगा, ह्यूमिफिकेशन। मैंने आपको पहले ये पढ़ाई थी, तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी है। किसके निर्माण की प्रक्रिया है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया। क्या बनता है इससे? कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण होता है। ये वर्ड याद रखना है आपको। कौन सा वर्ड है? ह्यूमस। आपसे पूछ लिया अगर ह्यूमस क्या होता है, क्या बताओगे आप? इस इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ह्यूमस। अच्छा, क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थों का ऐसा भाग जो आगे सड़ेगा नहीं, जो बहुत मुश्किल से सड़ पाएगा अब, और जो मिट्टी में धीरे धीरे जमा होने लगेगा। बहुत बार आप देखते हैं कार्बनिक पदार्थों की छोटी सी उम्र होती है, 3 महीने 4 महीने सड़ जाते हैं, लेकिन सड़ के कुछ काले काले पदार्थ बनाते हैं ना, वो काले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त वो पदार्थ जो आगे फिर अपघटित नहीं होंगे, काले भूरे रंग के होते हैं, क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। और ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। बहुत बढ़िया। ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ह्यूमस बनने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ह्यूमिफिकेशन। अब ये यहां लिखा हुआ नहीं है, हाँ, ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको, तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन भी एक मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है। इससे कौन सा संस्तर बनता है? ओ संस्तर, कार्बनिक संस्तर। तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन से कौन सा संस्तर बनता है? ओ संस्तर बनता है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया और है, 1-2 प्रक्रिया और याद रखना। एक होती है निक्षालन, एक होती है निक्षेपण। एक होता है निक्षालन और एक होता है निक्षेपण। एक को बोलते हैं इलुविएशन, मैंने पढ़ा रखा, याद हो तो, और एक को बोलते हैं आइलुविएशन। जब मैंने सोइल हॉरिजन्स पढ़ाए थे, मृदा परिच्छेदिका पढ़ाई थी, मृदा के संस्तर पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था एक संस्तर होता है ई संस्तर, जिसको बोलते हैं A2 संस्तर, और एक संस्तर होता है बी संस्तर। जहां से चीजें जाती है उसको बोलते हैं ई या A2, जहां जाके जमा होती है उसको बोलते हैं बी। तो जहां से जाती है जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और जमा होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यह भी किसी प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो कुछ तो ये प्रक्रिया है, पहले नाम तो लिख लो कुछ प्रक्रियाओं की कहीं और। तो मृदा निर्माण प्रक्रिया में क्या क्या प्रक्रिया पढ़नी है आपको याद रखना। कौन कौन सी प्रक्रिया पढ़नी है? एक पढ़नी है ह्यूमिफिकेशन, इंग्लिश में भी लिख लेना, ह्यूमिफिकेशन। एक पढ़नी है निक्षालन, इसको बोलते हैं इलुविएशन। एक को बोलते हैं निक्षेपण, इसको बोलते हैं आइलुविएशन। लिख लीजिए, नाम नाम लिख लीजिए बस। हेलो, नमस्कार। अब कुछ प्रक्रिया और है। एक है लेटरीकरण। कौन सी करण? लेटरीकरण। और एक है पोर्टजोलीकरण। कौन सी है? पोर्टजोलीकरण। इन दोनों को अच्छे से समझना है, क्योंकि इन दोनों से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। कौन सी मृदा बनती है? तो याद रखना, इन दोनों प्रक्रियाओं से कौन सी मृदाएं बनती है? अम्लीय मृदाएं बनती है। जब मैं अम्लीय मृदाएं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और पूछूंगा कि 2 प्रक्रिया ऐसी बताओ जिनसे अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, तो आपको 2 प्रक्रिया कौन कौन सी बतानी है? लेटरीकरण और पोर्टजोलीकरण। लेटरीकरण और पोर्टजोलीकरण। अब मैंने आपको मृदा का और भूपपड़ी का संगठन पढ़ाया था, याद हो तो, भूपपड़ी का संगठन, भूपरपट्टी का, अर्थ का संगठन पढ़ाया था। मैंने तत्व लिखाए थे कुछ इसमें कि ये तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। ये 4 मुख्य रूप से लिखाए थे मैंने। ऑक्सीजन कितना परसेंट लिखाया था? 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13% और आयरन
5%, ये लिखवाए थे, 24% पागल है, ये लिखवाए थे मैंने। कौन कौन सा बताओ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन 5%। ये आप टोटल जोड़ेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि 88% हो जाता है, और जो कि बहुत बड़ी एक संख्या है, तो लगभग 90% तक तो ये चार ही हो जाते हैं। इन चार अकेले बैठे रहते हैं क्या? नहीं, ये ऐसे जुड़ के रह जाते हैं। देखो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और बनाता है SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं भैया? सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम जुड़ता था Al2O3 के साथ और आयरन जुड़ता था Fe2O3 के साथ। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये आयरन का ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड मतलब सिलिकॉन इसके साथ, एल्यूमिनियम इसके साथ, आयरन इसके साथ ऑक्साइड बना देते हैं। इन दोनों ऑक्साइड को साथ में एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या नाम है? सेस्क्वी ऑक्साइड। नहीं करना है। सेस्क्वी ऑक्साइड क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब मिट्टी में देखो, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा थे, भूपपड़ी में, तो मिट्टी में भी ये क्या होंगे, और मिट्टी में इनके ऑक्साइड भी क्या होंगे? तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ऑक्साइड कौन कौन से पाए जाते हैं? ये दो पाए जाते हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी ऑक्साइड क्या है? सेस्क्वी कोई तत्व तो नहीं है, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? सेस्क्वी ऑक्साइड कहते हैं। अब समझना कि इस मिट्टी में एक मिट्टी है, उसमें सिलिका पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है? सेस्क्वी ऑक्साइड पड़ा हुआ है। मैंने आयरन और एल्यूमिनियम बता के आर लिख दिया है, तो आपको समझ जाना R2O3 क्या है? सेस्क्वी ऑक्साइड। देखना ये Al2O3 और Fe2O3, इन दोनों को क्या बोलते हैं? सेस्क्वी ऑक्साइड। मैंने एल्यूमिनियम और आयरन दोनों की जगह आप लिख लिया आर, तो क्या हो जाएगा? R2O3 R2O3। तो R2O3 मतलब क्या है? सेस्क्वी ऑक्साइड। अब मान लीजिए किसी मिट्टी से, मानना है तुम्हें, मानना है, मानोगे? किसी मिट्टी से सिलिका जो है नीचे चली जाती है, मतलब क्या हो जाती है? निक्षालित हो जाती है, और सेस्क्वी ऑक्साइड का जमाव हो जाता है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी मिट्टी में सेस्क्वी ऑक्साइड जो है वो क्या चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, निक्षालित हो जाएगी, और सिलिका का क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमाव। तो यहाँ दोनों उल्टी है ना एक दूसरे से। अरे भैया ये तो ऊपर जम गई और ये निक्षालित होकर नीचे चली गई, निक्षेपित हो गई। ये ऊपर जम गया और ये नीचे जाके निक्षालित हो गया, समझे? तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? विपरीत है। इन दोनों का अलग अलग नाम है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसी मिट्टी में सिलिका का निक्षालन और सेस्क्वी ऑक्साइड का जमाव, या किसी मिट्टी में सेस्क्वी ऑक्साइड का निक्षालन और सिलिका का जमाव क्या कहलाता है, तो इनके दो अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना है पोड सिलिजा। पोड सिलिजा। क्या बोलोगे आप? जैसे आपने सुना था ना गाना, जा कबूतर जा, सुना था? ऐसे आपको याद रखना है पोड सिलिजा। पोड सिलिजा, पोड सिलिजा। बोलो बोलो और बोलो और बोलो। आप देखो मैंने एक प्रक्रिया का नाम क्या बताया था? पोड जोलीकरण। याद रखना, पोड जोलीकरण प्रक्रिया में सिलिका का जमाव होता है। पोड जोलीकरण प्रक्रिया में सिलिका का जमाव होता है। तो बाकी कौन रह गया? सेस्क्वी ऑक्साइड। वो क्या हो जाएगा? निक्षालित। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम हो गया? पोड जोलीकरण। पोड जोलीकरण की उल्टी कौन होती है? लेटेरीकरण। तो जहां सिलिका नहीं जम रहा तो वो कौन सी प्रक्रिया है? लेटेरीकरण। बस। अब आपसे कभी पूछा जाए लेटेरीकरण क्या होती है, तो लेटेरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिलिका निक्षालित होता है लेकिन सेस्क्वी ऑक्साइड जमा होता है। जबकि पोड जोलीकरण ऐसी प्रक्रिया जहां पे सेस्क्वी ऑक्साइड निक्षालित होता है लेकिन सिलिका का जमा होता है। लिखा हुआ है, पढ़ो देखो एक बार, पूरा पढ़ के बताओ। समझ में आ रहा है लिखा हुआ कि नहीं आ रहा है? नहीं तो मैं लिखवाऊं। तेरे भाई का बुखार सही नहीं हुआ? चेक करवाया? तुझे भी हो रहा है? लिखा हुआ पढ़ा, समझ में आया? कहाँ लिखा हुआ? मैं आ रहा हूँ, अंकित के पास आ रहा हूँ मैं, पहले कुलदीप से मिलूंगा। अच्छा क्या समझ में आया इससे? ऊपरी संस्था में किसका जमा हो रहा है? तो जमाव पोड सिली जमाव पोड जोलीकरण। ऊपरी संस्था में किसका जमा हो रहा है? एल्यूमिनियम आयरन सेस्क्वी ऑक्साइड। लिखो आगे ऑक्साइड लिख, अधूरा लिखा हुआ है, ऑक्साइड लिखा है। सेस्क्वी के आगे ऑक्साइड लिख। अरे ये क्या लिखा हुआ है? सेस्क्वी ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सेस्क्वी ऑक्साइड लिख। यहाँ बेटा यहाँ ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन दोनों का क्लाइमेट याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? क्लाइमेट माने जलवायु। इन दोनों की जलवायु अलग अलग होती है। अब देखो दोनों में कुछ चीजें जा रही है, जाना हमेशा पानी के साथ ही होता है, और जहां पानी ज्यादा उस जगह क्या कहते हैं? आर्द्र। क्या कहते हैं? तो है छोरा, क्या कहते हैं? आर्द्र। तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ जाएगा, किसके साथ? पानी के साथ। तो दोनों की जलवायु कैसी होगी? आर्द्र होगी। ये भी कैसी होगी? आर्द्र होगी। बस बात इतनी याद रखनी है कि पोड जोलीकरण में आर्द्र के साथ ठंडी जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? लेकिन लेटरीकरण में आर्द्र के साथ कैसी जलवायु होती है? उष्ण या फिर गर्म जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? उष्ण या गर्म। बस ये बात याद है। दोनों में आर्द्र है, लेकिन लेटरीकरण में आर्द्र के साथ क्या है और पोड जोलीकरण में क्या है? शीत जलवायु। अंडरलाइन कर दो। आगे क्या टॉपिक है अंकित? मर्दा वर्गीकरण। क्या होता है वर्गीकरण? कोई बताएगा मुझे? भागों में बांटना। क्यों बांटते हैं मिट्टी को? मिट्टी को रंग और रूपों में क्यों बांट रहे हैं हम? अध्ययन की क्या बात है, बहुत बड़ी। अध्ययन की सुगमता के लिए बांटते हैं, इजीनेस ऑफ स्टडी के लिए बांटते हैं, ताकि हम चीजें इजीली। एक दुकान है तुम्हारे किराने की, किराने की दुकान में तुम साबुन भी रखते हो, तेल भी रखते हो, सर्फ भी रखते हो, बहुत सारा मेकअप का और सामान रखते हो, किराने का भी सामान रखते हो। जैसे ला रहे हैं वैसे भर रहे हैं। तो किसी ने साबुन मांगना है, यार साबुन सबसे लास्ट में पड़ा है, तो फिर उसके ऊपर से जाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक जा नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? पूरों को अलग अलग जमा देते हैं कि भाई साबुन का ये पूरा है, शक्कर का ये रखा हुआ है, सर्फ का ये है,
कंघी का ये है, यहाँ पे अपना जो भी टूथब्रश है या नमकीन रखी हुई है, यहाँ पे बिस्किट्स है, तो अपन को जैसे ही बोलेगा, अच्छा आजकल दुकान वाले आप कहीं गए हो ना, दुकान वाले आजकल तो मॉल में जाने लगे, पहले दुकान पे जाते, दुकान से बोलते थे अरे भैया पार्ले जी देना, वो अपने सामने देख के पार्ले जी उठा के दे देता था, देख, क्योंकि उसको सब पता है कहाँ कहाँ बांट रखा है। तो ये काम सिंपल हो जाता है बांटने से। जब सब मिक्स करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब आपने कॉपी बनाई, उसमें एक हिंदी भी लिख ली, उसके ऊपर संस्कृत भी लिख ली, उसके ऊपर सोइल भी नोट्स बना लिए, उसके ऊपर आपके एग्रोनॉमी के नोट्स बना लिए, सबके नोट्स बना लिए। एग्जाम के टाइम पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आप फेयर और रफ अलग अलग बनाते हैं। आप कभी रफ कॉपी से पढ़ते हो क्या? रफ से मिलाते हो, नोट्स किसमें लिखते हो? बढ़िया फेयर में। तो बांट क्यों रखा है? अध्ययन की सुगमता के लिए। किसके लिए? रूम पे भी आप गए होंगे, गंदे कपड़े अलग है, अच्छे कपड़े अलग है, किताबें अलग है, एग्रोनॉमी की किताब। अच्छा, आजकल तो बच्चे उस पर लिख लेते हैं सुपरवाइजर की सेल्फ है ये पूरी, ये वाला पूरा जो आपका बॉक्स है वो किसका है? एग्रोनॉमी का बॉक्स है, ठीक है। ये वाला आरएस का बॉक्स है, इसमें आरएस की किताबें रखी हुई है, क्यों? आसानी से किताब मिल जाए। तो मिट्टी भी इस पूरे संसार में हजारों टाइप की है, लाखों प्रकार की मिट्टी है। इवन हमारे यहाँ कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर में बोली और हर 3 किलोमीटर में अपनी मिट्टी बदल जाती है, मृदा बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, बोली बदलती है। बोली आपको आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर की भी बोली थोड़ी अलग होगी। आप बोले की करे तो बोले कहीं करे, समझ रहे हैं? तो की कहीं का फर्क आ जाता है, समझ रहे हैं? तो बहुत सारी फर्क आता है, आपको लगता नहीं है बहुत बार बोली में फर्क, लेकिन बोली में फर्क आ जाता है। कोई तीसरा बंदा सुनने का लगेगा यार दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। तो ऐसे ही मिट्टी भी बदलती है। इतने प्रकार की मिट्टियों को अपन याद कैसे करें? क्योंकि अच्छा नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो इंटरेस्टेड बंदे हैं, जो सोइल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये है कि अलग अलग होनी चाहिए मिट्टी। फिर इससे ये पता चलेगा, आपको पता है कि मिट्टी कौन सी है, तो उस मिट्टी में कौन सा पौधा लग सकता है, कौन से उर्वरक डालने हैं, कितनी पैदावार होगी, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, कितना उसमें कैल्शियम है, सब पता चल जाएगा। उसका पीएच क्या है। तो बांटना बड़ा जरूरी है, वर्गीकृत करना बड़ा जरूरी है। तो इस वर्गीकरण का करने का काम बहुत सारे लेवल पे किया गया। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण आई थिंक आपको भूगोल वाले सर अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इस नोट्स में तो लिखा हुआ है ही, लेकिन भूगोल वाले सर भी पढ़ाएंगे आपको। आपकी जियोग्राफी हो गई, नहीं पढ़े आपको मिट्टियों है? नहीं करवाई तो चलो मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे नए जिलों का नॉलेज नहीं है, तो मैं मिट्टी तो पक्का तो बता दूंगा, लेकिन अब कौन से जिलों में आती है तो अब आस पड़ोस के जिले याद रख लेना, समझ रहे? जैसे मैं बोलूं जोधपुर में कोई मिट्टी आती है, तो अब आप मान लीजिए जोधपुर के साथ वो फलोदी में भी आती है, लेकिन वो जियोग्राफी में आपको पता चलेगा कब नए जिले बने, वो किससे टूट कर बने, समझ रहे? अब मैंने बोला कि भाई गंगानगर में ये मिट्टी पाई जाती है, तो अनूपगढ़ में भी वो मिट्टी ही पाई जाएगी। आगे बात समझ में? अब मैं बोलूं कि आपका आपके बाड़मेर में ये मिट्टी पाई जाती है, तो मतलब बालोतरा में भी वही मिट्टी पाई जाएगी। 12 गणों में बांटा गया। कितने गणों में? प्रकार में नहीं, गण। और गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसने बांटा? यूएसडीए ने। किसने बांटा? तो आपको याद रखना है, विश्व स्तर पर मृदाओं को यूएसडीए ने 12 गणों में बांटा। कितने गणों में बांटा? 12 गणों में। गणों को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? तो सोइल के कितने ऑर्डर है? 12 ऑर्डर है। किसने बांटा? यूएसडीए। इन 12 ऑर्डर वाले सिस्टम को हम सोइल टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपसे आपसे पूछा जाए कि इन 12 प्रकार के गणों वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, तो सोइल टेक्सोनॉमी। सोइल टेक्सोनॉमी किसने दी? कितने गण है? 12 गण वाला यूएसडी ने कौन से गण में? सोइल टेक्सोनॉमी। सोइल टेक्सोनॉमी में कितने गण है? 12 गण। क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सुपरवाइजर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में जो क्वेश्चन आया था, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सोइल टेक्सोनॉमी के अनुसार कुल मृदा गणों की संख्या कितनी है? 12 है। लिख लीजिए सुपरवाइजर ने, देखो नोट्स में भी है कि नहीं? नोट्स में है। अच्छा, और भी क्वेश्चन बताऊंगा नोट्स में से आए, वो मिल ही नहीं रहा। अरे 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 अरे, कहाँ मिला? अंडरलाइन कर इसको 12 गणों में, और लिख कि 2023 सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 लिख, एजी एसयूपी 2023 23 में आया। अरे जब वैकेंसी आती है उसका ये लिखा जाता है, पागल। जब जिस वर्ष वैकेंसी आती है ना, एग्जाम भले कभी भी हो, कब लिखा जाता है? जब आती है तब। आपसे कभी पूछा जाएगा कि कौन सी वैकेंसी में लगा? हाँ 23 में आई थी, 25 वाली में लगाऊं। अरे 23 में आ गई तो 23 वाली में लगा था, एग्जाम भले कभी भी हो। चलो, हाँ तुम रहे ना रहे, लेकिन वो तो वैकेंसी तो वही रहेगी भाई, समझ गया? ओके, कोई बात नहीं। कितने गण है? 12 गण है ना। नाम शुरू में देखते हैं अजीब लगते हैं, लेकिन बाद में बड़े प्यारे लगते हैं। शुरू में आपको 12 गणों के नाम याद नहीं होंगे, तो शुरू में नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको याद हो जाएंगे तो आप मुझे बताना। पहले मैं आपको रटवाता हूँ। रटवाऊं? कितने गण है टोटल? एक बार याद रखो, गण दिए किसने? यूएसडी कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है? हाँ, पहले कौन था? अरे जो बाइडन था। जो बाइडन अभी कल 20 जनवरी को ही, परसों ही आपकी शपथ ली किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। 3 दिन ही हुए उसको बने हुए, उससे पहले वो वापस वही था, डोनाल्ड ट्रंप था। फिर जो बाइडन बना, बाइडन बैठ गया, कौन बन गया वापस? ट्रंप बन गया। ट्रंप आया था, नमस्ते अहमदाबाद, अहमदाबाद आके गया अपने इलेक्शन से पहले, जब आया था अहमदाबाद तब हार गया था इलेक्शन, अब वापस वो जीत गया। ठीक है, तो अमेरिका का है, यूएसडी अमेरिका का है, और अमेरिका का उस सिस्टम का नाम क्या है? सोइल टेक्सोनॉमी। क्या नाम है? कितने गण है? 12। 12 गणों को याद रखने का ट्रिक है आवामी, आवामी हाउस एजी। आप गिनो टोटल कितने वर्ड हुए, कितने लेटर हुए? 12। तो ये 12 किसके से? सबके अगला अगला वर्ड है। मैं इंग्लिश में लिखता हूं पहले, फिर उसका हिंदी में भी लिखूंगा नाम क्या है। तो 12 का 12 अपन पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर 12 के 12 को अपन हिंदी में लिखेंगे। अच्छा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यहाँ ए ऐसे याद नहीं रखना है। ओके, पहले इंग्लिश में लिखना है HOUSE, फिर ए एंड जी।
अच्छा, पहला वाला जो ए है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले। ए का मतलब है एरिडिसोल। क्या मतलब है? ARIDISOL। वी का है VERTISOL। ए का मतलब है ALFISOL। एम का है MOLLISOL। आई का है INCEPTISOL। अच्छा, एच का क्या है? HISTOSOL। ओ का OXISOL। यू का ULTISOL। एस का SPODOSOL। ई का ENTISOL। ए का ANDISOL। और जी का है GELISOL। ये 12 है। अब हिंदी में लिख लेते हैं एक बार नाम, फिर अपन इसको रखना शुरू करेंगे। हिंदी में क्या है? इसको बोलते हैं एरिडिसोल। क्या बोलते हैं? एरिडिसोल। सबके पीछे सॉल कॉमन है। इसको बोलते हैं वर्टिसोल। कौन सा सॉल? वर्टिसोल। इसको बोलते हैं एल्फिसोल। कौन सा है? अल्फिसोल। इसको बोलते हैं मोलिसोल। कौन सा सॉल? मोलिसोल। इसको बोलते हैं इंसेप्टिसोल। इंडिया में सबसे ज्यादा यही है, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल। इसको बोलते हैं हिस्टोसोल। हिस्टोसोल। इसको बोलते हैं ऑक्सीसोल। कौन सा सॉल? अच्छा, इसको बोलते हैं अल्टीसोल। उल्टी नहीं, अल्टीसोल। इसको बोलते हैं स्पोडोसोल। क्या बोलते हैं? स्पोडोसोल। इसको बोलते हैं एंटीसोल। इंटी नहीं, एंटी, एंटीसोल। इसको बोलते हैं एंडीसोल। और सबसे लास्ट में है गैलीसोल। कौन सा सॉल? लिखा हुआ है क्या? 12 के 12 लिखे हुए हैं, सभी लिखे हुए हैं। हिंदी सही से लिखी हुई है, कोई करेक्शन हो तो जल्दी कर लो, एक दूसरे को बता के करो। हैं? क्या लिख लिया? हाँ, तू सही कर ले। कैसे? बिना देखे अपन बोलने की कोशिश करते हैं शुरू से ही। ठीक है? एरिडिसोल, एरिडिसोल, वर्टिसोल, वर्टिसोल, एल्फिसोल, एल्फिसोल, मोलिसोल, मोलिसोल, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल। ये तो हो गया अवामी। कौन हो गया? अब हाउस। हिस्टोसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, अल्टी यू से शुरू होता है, अल्टीसोल, स्पोडोसोल, स्पोडोसोल, एस से शुरू होता है, एंटीसोल, ई से शुरू होता है, एंटीसोल। एक ही वर्ड है ई से शुरू होने वाला, एंटीसोल। क्या नाम है? दो है, एंडीसोल, एंडीसोल, गैलीसोल, एंडीसोल, गैलीसोल। बस इतना सिंपल है। तो याद एरिडी से शुरू करना है, गैली तक खत्म करना है। और टोटल कितने हैं? 12 गण हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ना शुरू करते हैं। एक गण है जिसका नाम है एंटीसोल। क्या नाम है? अब आपको याद रखना, एंटीसोल राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख गण है। तो कभी क्वेश्चन आए राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा गण पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? राजस्थान की मुख्यतम मर्दाएं एंटीसोल गण की है, एरिडिसोल की नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में एरिडिसोल ज्यादा पाया जाता है, जहां डेजर्ट है, जहां पे मरुस्थल है, वहां पर एरिडिसोल। पूरा राजस्थान मरुस्थल, तो राजस्थान के मरुस्थल में भी कौन सा पाया जाता है? और कौन सा पाया जाता है? एरिडिसोल। तो याद रखना, एंटीसोल राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख। इधर इस वाले साइड पे पेज पे लिखा हुआ है, वहां कहां ढूंढ रहा है? हाँ हाँ, ऐसे गलतियां हो जाती है ना बहुत बार। राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख कौन सा है? एंटीसोल है। एंटीसोल बहुत कम उपजाऊ है, लेकिन याद रखना ये सबसे पहले, सबसे कम विकसित हुआ है। याद रखना, अभी हाल ही में बना है, ज्यादा पुराना नहीं है। सबसे कम विकास किसका हुआ है? एंटीसोल बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है ना, तो वो बन जाता है ऑक्सीसोल। क्या बन जाता है? तो आप क्वेश्चन पूछे सबसे कम विकसित कौन सा है, सबसे अधिक विकसित कौन सा है? सबसे कम विकसित, सबसे अधिक विकसित, बाकी सारी मिट्टियां इनके बीच की है। तो मिट्टियां बनना शुरू कहां से हुई और खत्म कहां होगी? ऑक्सीसोल में। तो आपको क्या 4 बातें याद रखनी। पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? उपजाऊ थोड़ा क्या है? और सबसे कम विकसित कौन सा है? एंटीसोल। आगे बात समझ। एंटीसोल के बाद में जब और विकसित होगा तो बनेगा इंसेप्टिसोल। क्या बनेगा? जब एंटीसोल थोड़ा विकसित होता है ना, मिट्टियां विकसित होने लग जाती है, तो क्या बनता है? इंसेप्टी। ये एंटीसोल की तुलना में थोड़ा ज्यादा विकसित है, लेकिन पूर्ण विकसित कौन है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक विकसित कौन है? सबसे कम विकसित कौन है? इंसेप्टिसोल एंटीसोल से ज्यादा विकसित है। तो एंटीसोल से कौन सी सोल बनेगी? इंसेप्टिसोल की स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया। आई फॉर क्या बताया इन्होंने? आई फॉर आइसक्रीम। वो लड़की का नाम बताया होगा। आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर क्या है? इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा है? इंसेप्टिसोल। स्टार पॉइंट कर लेना, 2025 वाली, 24 वाली या 26 वाली जो भी भर्ती है उसमें यही पूछा जाएगा। भारत में प्रमुख गण कौन सा पाया जाता है? तो भारत का सबसे प्रमुख गण कौन सा है? इन दोनों मिट्टियों के अंदर भारत की एक मर्दाएं आती है जिसको बोलते हैं जलोढ़ मर्दाएं। कौन सी मर्दाएं? तो भारत की जलोढ़ मर्दाएं किन गणों के अंदर आती है? एंटीसोल और मुख्यतः किसमें आती है? और जलोढ़ मर्दाएं भारत की सबसे उपजाऊ मर्दाएं हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मर्दाएं कौन सी है भैया? इंडिया की सबसे उपजाऊ मर्दा कौन सी है? सबसे उपजाऊ कौन? इंडिया की सबसे उपजाऊ मर्दा कौन सी? जलोढ़ मर्दा। आगे बात समझ में। इंसेप्टिसोल भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सी मर्दा आती है इसके अंदर? और जलोढ़ मर्दा सबसे उपजाऊ है। एक आपको याद रखना है, वर्टिसोल। कौन सा सॉल याद रखना है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू कोटा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वर्टिसोल कौन सी मर्दाओं का है? तो वर्टिसोल में कौन सी मर्दा आती है? काली मर्दाएं। मेरे पास एक गाड़ी भी है, पता है, बीएमवी। बीएमडब्ल्यू लूंगा बाद में, पहले कौन सी ली है मैंने? बीएमवी, थोड़ा सस्ता मॉडल है। तो याद रखना बीएमवी। क्या याद रखोगे?
बी फॉर ब्लैक, बी फॉर एम फॉर मॉन्ट मोरिलोनाइट, क्या राइट रखोगे? मॉन्ट मोरिलोनाइट कितनी होती है सी? हाँ 80 से 100, 80 से 100। और वी फॉर वर्टिसॉल, वी फॉर, तो वर्टिसॉल में कौन सी मिट्टी आती है? ब्लैक माने काली मिट्टी, और हमारे इंडिया में काली मिट्टी को बोलते हैं काली कपास मिट्टी, क्योंकि वो किसके लिए सही है? कपास की खेती के लिए सही है। कहां पाई जाती है इंडिया में? महाराष्ट्र में, राजस्थान में कोटा, बारात, बूंदी। आगे बात समझ में? झालावाड़, भाड़ू क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे बात समझ में? तो ब्लैक काली मिट्टियों के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है और कौन से गण में आती है? वर्टिसॉल गण में आती है। लिखा हुआ बीएमवी, सब लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो पढ़ाया नहीं हो। वर्टिसॉल के अंदर दिक्कत क्या है कि इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज पाया जाता है, फैलाव संकुचन पाया जाता है, फूलना सिकुड़ना पाया जाता है। ये मिट्टियां पानी पाके फूल जाती है और पानी सूखता है तो सिकुड़ जाती है। इसी वजह से इनके अंदर क्या पाई जाती है? सूखने पर, गीली मिट्टी में दरारें नहीं है, सूखने पर, क्योंकि सूखने पर क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, तो बीच में क्या रह जाएगी? दरारें। तो दरारें कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? या फिर ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल माने काली मिट्टी। अच्छा, इन दरारों को बोलते हैं सिलिकन साइड्स। क्या बोलते हैं? ये वर्ड लिखा हुआ है क्या? लिखो ये वर्ड सिलिकन साइड, क्योंकि सुपरवाइजर एयू कोटा में पूछा गया था तो दरारें नहीं लिखी हुई थी। हिंदी में भी क्या लिखा हुआ था? सिलिकन साइड्स। तो सिलिकन साइड्स पाए जाते हैं। और नाम इसका, इसका नाम है माइक्रो रिलीफ। क्या नाम है? जिसको बोलते हैं गिलगाई रिलीफ। क्या बोलते हैं? लिख लो, गिलगाई रिलीफ। लिखवाऊं सही से? हाँ, सब दरारों के नाम है। दरार या सिलिकन साइड या गिलगाई रिलीफ या माइक्रो रिलीफ, ये सब किन मिट्टियों में पाए जाते हैं? काली मिट्टियों में। काली मिट्टियों में कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता? कौन सा? क्यों? लिखा हुआ है, हैं? बिल्कुल याद रखना, काली मृदाओं में बी संस्तर नहीं पाए। कि काली को इंग्लिश में कहते हैं क्या है? ब्लैक। ब्लैक की स्पेलिंग क्या है? BLACK। लैक का मतलब क्या होती है? कमी। LAK लैक मतलब झील, LACK लैक मतलब कमी। किसकी कमी है? बी की कमी है। समझ रहे हैं? तो ब्लैक वर्ड इसलिए पड़ा है ब्लैक, कि बी की इसमें क्या है? अरे बी लैक मतलब बी की कमी। तो ब्लैक सोइल में, काली मिट्टियों में कौन सा संस्तर की कमी होती है? बी। तो कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता? बी संस्तर नहीं पाया जाता। लिख लीजिए, काली मृदा लिखा होगा शायद। हाँ, तो स्टार पॉइंट कर दीजिए, काली मृदाओं में बी संस्तर नहीं पाया जाता। इसको इसको बताओ, इसको बताओ, जगह बताओ इसको। अरे कुलदीप टैलेंटेड बंदा है यार। अच्छा, पहले नहीं था, शुरू में बहुत कम याद, लेकिन जब से साथी मिला ना, तब से भाई में बहुत टैलेंट आ रहा है, बहुत टैलेंट। चलो, एक है आपको याद रखना, मॉलिसॉल। कौन सा सॉल? अब मैं भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों की बात करूं तो जलोढ़ मृदाएं। पूरे विश्व का सबसे उपजाऊ गण कौन सा है? सबसे उपजाऊ गण कौन सा है? खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण कौन सा है? लिख लीजिए, खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण, खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण कौन सा है? मॉलिसॉल है। अरे लिखा हुआ है भाई, मिल गया तो मैं तुमसे लूंगा बदला। कहां जा रहा है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, नीले? ये देख, विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मृदाएं मॉलिसॉल गण में, अन्य बिंदुओं में लिखा हुआ है ना? अच्छा, एक बात आपको याद रखनी, ऑक्सीसोल जो है सबसे विकसित मृदा है। ऑक्सीसोल सबसे विकसित मृदा है। और ऑक्सीसोल के अंदर एक मृदा आती है, और मृदाओं का नाम है लेटेराइट मृदाएं। कौन सी मृदाएं? लेटेराइट मृदाएं। अब अपना एक टॉपिक नया शुरू होगा, राजस्थान की मृदाएं। किसकी मृदाएं? कौन सी मृदाएं? राजस्थान की मृदाएं, जो हम कल पीपीटी की सहायता से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास थोड़ी है तुम्हारे इसके बाद, भागो।